हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एनटीए यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो एमए और बीए वाले मिल जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आइए देखते हैं आज एनटीए यूजीसी नेट का कौन सा क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन ब्लैंक है, स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लिखूंगी और आप भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे और आंसर भी अपना देते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि मेरा भी रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का 40% से अधिक अनुपात किन राज्यों में था। तो वर्ष 2011 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का 40% अधिक अनुपात किन राज्यों में था। 40% से अधिक, ठीक है, अधिक अनुपात किन राज्यों में था। आपको मेरे हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है, आप खुद से लिख सकते हैं जब मैं बोल रही हूँ। तो वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का 40% से अधिक अनुपात किन राज्यों में था। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आप इसका आंसर नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और एक तो क्या था, गुजरात था। इन राज्यों में 40% से अधिक जनसंख्या थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोगों को करना है क्योंकि हमें यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समानांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य में क्या संबंध है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताती हूँ। समानांतर माध्य को बोलते हैं AM, अर्थमेटिक मीन, और फिर पूछा ज्यामितिक माध्य, ज्यामितीय माध्य को बोलते हैं GM, जियोमेट्रिक मीन, और फिर पूछा है कि हरात्मक माध्य HM। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है ये बताना है, ठीक है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन बताना है, संबंध। तो आप रिलेशन लिख सकते हैं मेरे साथ। इसका आंसर होगा जी, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM, ठीक है। इन तीनों में यही संबंध होता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभेद समीकरण किससे संबंधित है। विभेद समीकरण किससे संबंधित है। किससे संबंधित है। तो विभेद समीकरण किससे संबंधित है। तो विभेद समीकरण असतत परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा असतत परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। विभेद समीकरण किससे संबंधित है, असतत परिवर्तन से। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का 40% अनुपात किन राज्यों में अधिक था। 40% से अधिक किन राज्यों में था। तो पहला था तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, समानांतर माध्य, ज्यामितिक माध्य और हरात्मक माध्य के बीच क्या संबंध है। तो सीधा होगा इसका, ज्यामितिक माध्य जो है GM है, उसका स्क्वायर इक्वल टू HM, हरात्मक माध्य गुने AM, समानांतर माध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, विभेद समीकरण किससे संबंधित है। तो असतत परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए, मिलान में पूछा है। तो हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट कर देगा कोई नहीं जानता है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ लेके चलेंगे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आंसर लिख लीजिएगा 5 जून, ठीक है। हैंडराइटिंग पे मत जाइए क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा ही बैठेगा अभी ऐसे बोर्ड पे लिखने से। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 C नंबर पूछा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22
मार्च को, ठीक है, विश्व जल दिवस। उसके बाद है डी नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। हम लोगों ने 5 दिवस पढ़ा, कौन कौन सा? विश्व पर्यावरण, 4 दिवस पढ़ा। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गुणात्मक विनियोजता मॉडल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? गुणात्मक विनियोजता मॉडल, मेरे साथ साथ लिखिएगा, गुणात्मक विनियोजता मॉडल, विनियोजता मॉडल। गुणात्मक विनियोजता मॉडल कब मनाया जाता है? किसके लिए, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे कि समय श्रेणी आंकड़ों को गैर मौसमी बनाने में, जो समय श्रेणी आंकड़े होती है, इसका आंसर होगा, नोट कीजिएगा मेरे साथ, जो समय श्रेणी आंकड़े होती है उसको गैर मौद्रिक बनाने के लिए, समय श्रेणी आंकड़ों को गैर मौद्रिक बनाने के लिए, आंकड़ों को गैर मौद्रिक बनाने के लिए, समय श्रेणी आंकड़ों को क्या करने के लिए? गैर मौद्रिक बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जब शून्य परिकल्पना एक समानता के रूप में विद्यमान है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? जब शून्य परिकल्पना, जब शून्य परिकल्पना किसके रूप में? जब शून्य परिकल्पना एक समानता के रूप में विद्यमान है, एक समानता के रूप में विद्यमान है, जब शून्य परिकल्पना समानता के रूप में विद्यमान है, तो महत्व का स्तर निम्नांकित में किसकी संभाव्यता है? तो महत्व का स्तर किसकी संभाव्यता है? मतलब ये कौन सी त्रुटि होगी? टाइप 1। महत्व का स्तर किसकी संभाव्यता है? किसकी संभाव्यता है? तो किसकी होगी? महत्व का स्तर किसकी संभाव्यता है? टाइप 1 त्रुटि की। इसका आंसर होगा टाइप 1 त्रुटि। इसका आंसर होगा टाइप 1 त्रुटि, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लंबा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक द्विचर जो x और y है ब्रैकेट अंडर, प्रतिगमन विश्लेषण में प्रतिगमन गुणांक bxy इक्वल टू 0.6 और byx इक्वल टू 0.8 है। तो यदि y आश्रित चर है तो x स्वतंत्र चर है, तो x द्वारा की गई व्याख्या के y में विचलन प्रतिशतता क्या है? तो इसको सॉल्व करना होगा, इसको मैं बाद में करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। OLS को युगपत समीकरण पर प्रयोज्य करने से परिणाम प्रचालों के होने के रूप में होता है, बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, OLS को युगपत समीकरण को युगपत समीकरण OLS को युगपत समीकरण पर प्रयोज्य समीकरण पर प्रयोज्य करने से परिणाम जो है, करने से परिणाम प्रचालों के होने के रूप में होता है, प्रचालों के होने के रूप में होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा एकांगी असंगत। एकांगी असंगत होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि अधिकांश पर्यावरणीय वस्तुओं के मामले में बाजार विफलता घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकांश पर्यावरणीय वस्तुओं के मामले में बाजार विफलता,
वस्तुओं के मामले में बाजार विफलता घटित होती है। घटित होती है, तो आंसर होगा इसका पर्यावरणीय वस्तुएं अप्रतिस्पर्धी और उपभोग में अपवर्जनीय नहीं होती है। पर्यावरणीय वस्तुएं जो होती हैं, इसका आंसर आप नोट कीजिएगा, थोड़ा लंबा है। पर्यावरणीय वस्तुएं अप्रतिस्पर्धी और उपभोग में अपवर्जनीय नहीं होती है। अप्रतिस्पर्धी और उपभोग में अपवर्जनीय नहीं होती है। अपवर्जनीय नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। मानव संसाधनों में शिक्षा के रूप में निवेश उन कारकों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? शिक्षा आयोग के द्वारा। शिक्षा आयोग के द्वारा 1966 में दिया गया था। अब एक केंद्रीय प्रतिरूप समस्या का समाधान में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? सिंप्लेक्स पद्धति। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि एक रेखीय प्रतिरूप समस्या का समाधान में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिंप्लेक्स पद्धति में किया जा सकता है। सिंप्लेक्स पद्धति, इसका आंसर होगा सिंप्लेक्स, आधा म होगा सिंप्लेक्स पद्धति। ये बस मैं जो रीड कर रही हूँ उसको भी आप सुन के अपना क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, नोट्स अपना बना सकते हैं। इसलिए तो लिख नहीं पा रही हूँ मैं, लिखने के लिए एक अलग से प्लेट आता है, वो मुझे खरीदना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप सुन लीजिए। श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की है जिसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? लोक अदालतें, श्रम अदालतें और श्रम संबंध आयोग। फिर बोल रहा है कि एक द्विपद वितरण में किसी क्रम में n की सफलता की संभाव्यता निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? तो px = ncx px q n - x से, ठीक है। फिर बस आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैं बाद में आपको दूंगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।